सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसके दो टाइप हैं, एक है मिड पॉइंट और एक है ब्रिज टाइप। तो आज हम लोग मिड पॉइंट टाइप सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देखेंगे। मिड पॉइंट टाइप है ना, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव से कैसे डिफरेंट होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं कि हाफ वेव में सिर्फ हम सप्लाई के पॉजिटिव हाफ को ही आउटपुट को दे पा रहे थे, लेकिन फुल वेव में हम न सिर्फ पॉजिटिव हाफ को बल्कि नेगेटिव हाफ को भी आउटपुट को दे पाएंगे रेक्टिफाई करके, मतलब नेगेटिव न करके इसको पलट के। कैसे वो देखेंगे। लेकिन जो ये जो टाइप है मिड पॉइंट टाइप, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। हाँ, कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, आप इसको समझते चलिए है ना, ताकि आपको खुद से भी लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो मिड पॉइंट टाइप जो है इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और भी एक कारण है कि क्यों इसका कॉस्ट ज्यादा है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन एक तो ये है कि इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अगर आपको कोई जिस लोड को आपको रेक्टिफाइड आउटपुट देना है वो ये लोड है, अभी हम लोग रेजिस्टिव लोड लेके चल रहे हैं, बाद में आरएल लोड लेंगे। तो जो ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इसका टर्न्स रेशियो होगा 1:2। ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड होगा वो सेंटर टैप्ड होगा। मतलब मान लीजिए अगर प्राइमरी साइड में 50 टर्न है तो सेकेंडरी साइड में 100 टर्न होगा, 50 टर्न ऊपर 50 टर्न नीचे, और उनके बीच से एक वायर निकाल के लोड के साथ वही कनेक्टेड होगा। ठीक है ना। और लोड का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो आप देखिए कि सेंटर टैप जो है उसका जो ये 50 टर्न का जो दूसरा एंड है ये थायरिस्टर से कनेक्टेड है T1 से, और उसका एंड लोड से। फिर जो 50 टर्न दूसरा वाला है उसका जो दूसरा छोर है वो दूसरे थायरिस्टर से, और उसका एंड फिर लोड से। इस तरह का सर्किट बनेगा। और आपके पास जो सिंगल फेज एसी सप्लाई है उसको इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कनेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पर अगर ऐसे तो एसी सप्लाई है उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इस मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 220 वोल्ट होती है, इसमें मैक्सिमम 220 वोल्ट, तो उस समय यहाँ पे कितना होगा 440 वोल्ट, क्योंकि 1:2 है, स्टेप अप है। और 440 वोल्ट होगा तो कैसे कैसे होगा, ये ए पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और एन के बीच में होगा 220 और एन और बी के बीच में होगा 220, कि नहीं? ए और एन के बीच में होगा 220 और एन और बी के बीच में होगा 220। यहाँ पे 220 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 440 होगा। यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ 220 होगा, यहाँ 220 होगा तो यहाँ 440 होगा। सेंटर टैप यही तो होता है कि नहीं, कि ये टोटल 440 है। इसका मतलब कि नीचे से लेकर के बीच तक का 220 होगा और बीच से लेकर ऊपर तक का 220 से 240 होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और वर्किंग किस तरह से वो हम लोग अब देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें 0 से अल्फा के बीच में, है ना, तो सबसे पहला जो आपका केस है, केस 1 जो है वो है 0 ओमेगा टी अल्फा, 0 से अल्फा के बीच में। तो देखिए अगर ये जो सिंगल फेज सप्लाई है ये अगर Vs है, Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VAN जिसको करें A और N के बीच में, ये भी Vs के बराबर होगा, और जो VNB है ये भी Vs के बराबर होगा। ये 220 होगा, ये पूरा 440 होगा, ये 220 होगा, ये भी 220 होगा। ठीक है, अब आइए 0 से अल्फा के बीच में देखते हैं। तो 0 से अल्फा के बीच में हमने किसी को भी गेट सप्लाई नहीं दिया है। आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज देखने से पहले जरा हम और भी चीजों को देखें। तो एक एक करके देखेंगे, थोड़ा सा इसको और हम लोग क्लियर कर लें, है ना। थायरिस्टर क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा, उन सब चीजों को भी देखना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ये अगर ऑन होगा तो शॉर्ट कर देंगे, ऑफ होगा तो ऐसे ही रहेगा। ये कुछ इस तरह से। आइए अब प्लस माइनस देखिए, चलते देखते हैं 0 से अल्फा के बीच में।
जीरो से अल्फा के बीच में प्लस माइनस VT1, जीरो से अल्फा के बीच में आपका जो थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा वो पता चल जाएगा। सबसे पहले जरा इस डॉट कन्वेंशन को देखिए, ये डॉट है मतलब दिस पॉइंट इज प्लस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये डॉट है मतलब ये प्लस है इसके रिस्पेक्ट में और ये प्लस है इसके रिस्पेक्ट में, है ना, ठीक है। अब देखिए जीरो से अल्फा के बीच में अगर हमको VT1 निकालना है कि VT1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल देखिए समझिए, जीरो से अल्फा के बीच का कोई भी अगर हम पॉइंट लें, मान लीजिए कोई भी बीच का पॉइंट है ये, है ना, तो ये सप्लाई वोल्टेज है तो इतना ही यहां भी होगा और इतना भी यहां ही होगा, है ना। मान लीजिए अगर ये यहां पर जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, जीरो से अल्फा के बीच में किसी पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, तो यहां पर भी 30 वोल्ट होगा और यहां पर भी क्या होगा 30 वोल्ट। अब जरा सोचिए कि VT1 फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। देखिए इस पॉइंट, अब देखिए यहां का वोल्टेज अगर हम जीरो माने, कोई सबसे नीचे वाला है ये जीरो है तो ये 30 है, ठीक है, यहां 30 है तो ये भी 30 होगा ना, तो ये जीरो है तो ये 30 है और ये 30 है तो इससे 30 ज्यादा ये होगा कि नहीं, ये VS है तो टोटल 2 VS होगा, यहाँ भी VS होगा यहाँ भी VS होगा, यहाँ जीरो होगा तो यहाँ VS, यहाँ VS तो यहाँ 2 VS, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 60 वोल्ट, तो यहाँ का भी कितना होगा 60 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ का वोल्टेज है, यहाँ जीरो है मतलब यहाँ जीरो VT2 के प्लस पे और यहाँ पे कितना 30, ठीक है 30, यहाँ 30 है और करंट के बारे में भी कुछ नहीं पता हम लोग को, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, करंट का कुछ नहीं, ड्रॉप वगैरह कुछ पता ही नहीं क्या है जस्ट, तो यहाँ 30 है। अभी तो इसको हम ऑफ करके बस ये देखना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तब तक तो ऑन होना नहीं है किसी को। तो ये जीरो, ये जीरो तो यहाँ जीरो, यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ जीरो है और यहाँ 30 है, तो ये क्या होगा, यहाँ जीरो वोल्ट है और यहाँ 30 है तो यहाँ 30, तो यहाँ क्या होगा 30, तो ये क्या होगा रिवर्स बायस है कि नहीं, क्योंकि प्लस में जीरो है और माइनस में 30 है। अच्छा इधर आइए, यहाँ का होगा 60 और यहाँ का होगा 30, तो ये क्या, ये फॉरवर्ड बायस है ना, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज यहाँ वाले से ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है आपका, VT1 इज फॉरवर्ड बायस। लेकिन VT1 फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन और VT2 क्या है रिवर्स बायस है, लेकिन कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि गेट सप्लाई नहीं दी। लेकिन हम लोग VT1 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं क्या होगा, तो अगर हम इसमें KVL लगाएं तो आप इसमें कई बार KVL लगाना पड़ेगा, समझते चले ध्यान से। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या आएगा प्लस VT1, फिर गेट सप्लाई दिए नहीं है तो इसमें कोई करंट होगा नहीं, V आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद यहाँ पर आए तो मिलेगा माइनस VS इक्वल टू 0, तो देयरफॉर VT1 इक्वल टू VS। तो 0 से अल्फा में जो VT1 है वो VS के ही जैसा चलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आया। V आउटपुट क्या होगा 0, क्योंकि करंट है नहीं, तो V आउटपुट 0, V आउटपुट 0 तो रजिस्टर से जो करंट होगा वो भी क्या होगा 0। तो 0 से अल्फा की हम बात कर रहे हैं, ये अपना फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, इसकी वैल्यू VS के बराबर आ गई। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल लें, इसमें इस वाले में KVL लगाते हैं, इस वाले में KVL लगाएंगे तो इसका तो कुछ है ही नहीं, इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस VT2 और माइनस VS इक्वल टू 0, तो देयरफॉर VT2 इक्वल टू माइनस VS, VT2 इक्वल टू माइनस, रिवर्स बायस है इसलिए VT2 इक्वल टू माइनस VS, मतलब VS जो होगा उसका निगेटिव होगा, मतलब मिरर इमेज टाइप का। अगर ये 30 वोल्ट होगा तो VT2 कितना होगा माइनस 30, क्योंकि VT2 इक्वल टू माइनस VS है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, है ना, माइनस VS। तो ये 0 से अल्फा के बीच का ये सीन है, ठीक है। VT1 फॉरवर्ड बायस है, गेट पल्स का वेट कर रहा है, गेट पल्स मिले और हम
शॉर्ट हो जाए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आए। अभी ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अब आते हैं केस 2 पर, जो कि होगा आपको अल्फा से पाई तक का। अल्फा पे हमने पल्स दिया, अल्फा से पाई। तो अल्फा पे हम एक गेट पल्स दे रहे हैं, किसको? थायरिस्टर 1 को, और उसी को देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो जैसे ही आप इसको पल्स देंगे वैसे ही ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना? शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही शॉर्ट होगा तो VT1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। यानी कि VT1 की वैल्यू यहां से लेकर के पाई तक में 0 रहने वाली है, ठीक है? और करंट यहां से फ्लो करके ऐसे इधर आएगा, I0 जिसको कहते हैं। अभी V आउटपुट निकालेंगे और VT2 तो ऑफ ही रहेगा क्योंकि ये तो भी रिवर्स बायस है, ठीक है? देखेंगे अभी और भी चीजें। तो आइए अब हम लोग जरा कुछ और भी चीजों को निकालते हैं इसमें, क्योंकि हमको अभी V आउटपुट नहीं पता है। आइए जरा V आउटपुट को निकालें कि V आउटपुट कितना होगा, किस टाइम में? अल्फा से पाई के बीच में। अल्फा से पाई के बीच में कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो आइए जरा निकालते हैं V आउटपुट। तो V आउटपुट के लिए अगर ऊपर वाले में अगर हम लोग KVL लगाएं तो क्या मिलेगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ मिलेगा V0 है ना, और माइनस Vs इक्वल टू 0। यानी V0 इक्वल टू Vs, V0 इक्वल टू Vs। यानी V0 किसके जैसा होगा? Vs के जैसा। तो Vs कैसा है? कुछ इस तरह से। यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी और फिर ये अपने मैक्सिमम पर जाएगा जिस तरह से ये है, और ये इस तरह से पाई, ठीक है? इसी तरह से I0 भी होगा क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। हो गया? ओके। VT1 0 है। VT2, अब नेक्स्ट चीज निकालना है हम लोगों को कि अल्फा से पाई में VT2 कैसा होगा। आइए जरा देखते हैं। VT2 निकालने के लिए आप इस लूप में अगर घूमें, इस लूप में, तो देखिए जरा, यहां से घूमेंगे तो पहले क्या मिलेगा? यहां से चलेंगे तो पहले मिलेगा माइनस V0 माइनस VT2 माइनस Vs इक्वल टू 0। तो VT2 इक्वल टू माइनस V0 प्लस Vs, और V0 क्या है? Vs के बराबर, यानी माइनस 2Vs। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो थायरिस्टर ऑन है उसके क्रॉस तो वोल्टेज 0 है, लेकिन जो थायरिस्टर ऑफ है उसके एक क्रॉस वोल्टेज माइनस 2Vs हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है ना, 2 टाइम्स हो सकता है। यानी कि थायरिस्टर के क्रॉस जो इनवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, वो 2 टाइम्स हो सकता है। तो थायरिस्टर की एक रेटिंग है, हम लोग इसमें नोट्स में आपके पीक इनवर्स वोल्टेज कि इसके रिवर्स बायस में कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है। तो इस मिड पॉइंट वाले में आप जो थायरिस्टर यूज करेंगे उसकी जो PIV वैल्यू होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू, वो आपको सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम के डबल लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि देखिए VT2 इक्वल टू माइनस 2Vs है, इसका मतलब यहां के बाद इसका कर्व एक शूट अप करेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी इस तरह से, माइनस 2Vs पे जाएगा। अगर ये Vm है, इफ दिस इज Vm, तो ये जो है आपको, अगर ये Vm है तो ये जो है आपको ये माइनस 2Vm तक जाएगा। दिस इज माइनस 2Vm, यानी कि इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज PIV वैल्यू जो है वो आपको सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम का डबल का लेना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट बढ़ाता है ना? जितना ज्यादा PIV वैल्यू वाला आप थायरिस्टर लेंगे उतना उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो मिड पॉइंट का मेथड का डिमेरिट यही है कि ये कॉस्टली है, क्योंकि तो ट्रांसफॉर्मर आपको यूज करना पड़ा है स्टेप अप, और दूसरा है कि जो भी थायरिस्टर, 2 थायरिस्टर आपको यूज करने पड़ रहे हैं, दोनों की PIV वैल्यू आपको डबल रेटिंग की लेनी पड़ेगी। तो ये आपने देखा कि VT2 की वैल्यू माइनस 2Vs हो गई, ठीक है? तो यहां पर हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए पाई तक। अब आते हैं पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। अब आइए केस थर्ड देखते हैं, है ना?
पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में। पाई पे तो आपका वोल्टेज जीरो हो गया, सप्लाई वोल्टेज है ना, और थायरिस्टर का भी वोल्टेज जीरो, थायरिस्टर के क्रॉस तो वोल्टेज पहले से जीरो था, लेकिन सप्लाई ही जीरो हो गया। तो क्या होगा कि ये एक तरह से रिवर्स बायस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जीरो है तो कोई वोल्टेज है नहीं। और अब उसके बाद यानी पाई से पाई प्लस अल्फा के पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या होगा, तो पाई पे करंट की वैल्यू जीरो हो गई है। अब उसके जस्ट बाद की बात करें, जस्ट बाद क्या होगा, तो देखिए पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कहिए या पाई से 2 पाई में कहिए, आपके सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई है ना, सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो यहां पर भी हम इस पोलैरिटी को चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और अब देखेंगे कि पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में इन दोनों में से कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा रिवर्स बायस होगा। तो आइए अगर ऊपर वाले में अगर हम लगाएं, ये मान करके करंट इसमें अभी नहीं है, क्योंकि पता चलेगा तब तो ये होगा। तो अगर ऊपर वाले में लगाएं तो ये हो जाएगा प्लस VT1 है ना, प्लस VS इक्वल टू 0। तो VT1 कितना आ गया, माइनस VS। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, VT1 की वैल्यू आई है माइनस VS। तो यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में VS तो ऑलरेडी नीचे है, मतलब निगेटिव है ना, निगेटिव नीचे है तो निगेटिव है, और VT1 कितना आया है, VS का निगेटिव, और VS ऑलरेडी निगेटिव है, तो VT1 को प्लस हो जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि गलत है ये, क्यों गलत है मैं तुरंत बता रहा हूं आपको। लेकिन देखिए ये सोचते हैं कि VT1 क्या है, माइनस VS, और पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में ये VS तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, मतलब VT1 को पलट जाना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, ये आपको ही पता है। ऐसा नहीं होता है कि वोल्टेज की वैल्यू -30 होती है। एक्चुअली में क्या होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। तो पोलैरिटी तो हमने चेंज कर दी है ना, पोलैरिटी तो हमने चेंज कर दी है। अब मान लीजिए कि किसी टाइम पर, किसी बीच के टाइम पर इसकी वैल्यू है 30 वोल्ट, -30 वोल्ट नहीं, क्यों, क्योंकि वो पोलैरिटी की बात है। वोल्टेज तो 30 वोल्ट है, लेकिन क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज हुई है। तो पोलैरिटी तो हमने यहाँ चेंज कर दी, पोलैरिटी तो चेंज कर दी। तो VS कितना है, 30 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना होगा, 30 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा, 30 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना होगा, VT1 इक्वल टू -30 वोल्ट, तो -30 वोल्ट, यानी VT1 की वैल्यू कितनी है, -30 वोल्ट, मतलब VT1 निगेटिव है, रिवर्स बायस्ड है। बात समझ में आ रही है, ये माइनस ऑफ माइनस की बात नहीं है, VS कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और ना ही VT1 ना ही VT कभी निगेटिव होता है। ये भी माइनस का मतलब है कि ये रिवर्स में चल रहा है, वो देखते हैं अभी। लेकिन ये VS जो है, VS निगेटिव नहीं होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो VT1 है वो आया माइनस VS। इसका मतलब क्या हुआ कि VS अगर 30 वोल्ट था, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, तो VT1 कितना है, -30 वोल्ट है ना। VT1 कितना है, -30 वोल्ट, मतलब ये जो VT1 है ये VS के ही जैसा जाएगा, है ना। VT1 इक्वल टू -VS से ये नहीं समझ लेना है कि निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, क्योंकि VS की वैल्यू पॉजिटिव ही है, वो 30 ही है, बस पोलैरिटी अलग है। और यहाँ पर VT1 आया -VS, तो VS कितना था, 30 था, तो VT1 कितना होगा, -30, है ना। ये 30 था तो ये कितना हो गया, -30, तो जो भी ये है, तो ये हो गया आपको, यानी VT1 रिवर्स बायस्ड है, जो कि आपको दिख रहा है। VT1 क्या है, थायरिस्टर 1 क्या है, रिवर्स बायस्ड। अब आते हैं थायरिस्टर 2 पर, जरा इसको भी देख लें। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए करंट तो जीरो है, इधर आएंगे तो हो जाएगा -VT2 प्लस VS इक्वल टू 0, यानी VT2 इक्वल टू VS। VT2 VS के बराबर है ना, VT2 VS के बराबर है,
तो Vs कितना है? Vs तो 30 है, पोलैरिटी अलग है, लेकिन Vs कितना, मैग्नीट्यूड कितना है? 30 है। तो Vt2 भी कितना होगा? 30 होगा, पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड बायस कुछ होगा। इसको थोड़ा सा हो सकता है आपको ये हो रहा, बट बात यही है, इसको अगर आप जो आप चाहते हैं वो देखना चाहें तो आप यहाँ पे ना माइनस Vs ले लीजिए, क्योंकि आपके मन में ये है कि वो निगेटिव होता है, तो आप यहाँ माइनस ले लीजिए और तब करके देखिएगा तो फिर आपको क्या आएगा? Vt1 इक्वल टू प्लस Vs आएगा, तो आप कहेंगे जैसा Vs वैसा। Vt2 इक्वल टू माइनस Vs आएगा, तो आप कहिएगा कि ये नीचे है तो Vt2 ऊपर। लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है ना। वोल्टेज की वैल्यू क्या है? एक्चुअली में वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर Vt1 जो माइनस Vs आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? Vt1 भी निगेटिव नहीं होगा, Vt1 भी निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस है और माइनस है ना, तो Vt1 कितना है? माइनस Vs, मतलब कि निगेटिव, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो कम है इसके कंपैरिजन में, है ना। मतलब इस प्लस माइनस की पोलैरिटी के लिए वो -30 है। अगर ये इस तरह का होगा, ये होगा तो +30 है, इस तरह का, मतलब ये ज्यादा पोटेंशियल पर, ये कम होगा भी, ये 0 होगा, ये 30 होगा, तो ये 0 होगा और ये 30 होगा, तो ये उल्टा है, इसलिए ये इस तरह से है। तो जो भी आप समझने का प्रयास करेंगे इसको, हम लोग इसको इसी पोलैरिटी में ले रहे हैं। तो Vt1 इक्वल टू माइनस Vs का मतलब हुआ कि Vs का जो मैग्नीट्यूड है Vt1 निगेटिव में है ना, मतलब Vs 30 है इस पोलैरिटी के साथ, तो Vt1 होगा -30, मतलब ये नीचे की तरफ मिल गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमको देखना है केस 4, तो यहां पे हमने देखा केस 3 में कि आपका जो थायरिस्टर 1 है वो रिवर्स बाइस्ड है, निगेटिव, मतलब जो पोलैरिटी है उसके हिसाब से रिवर्स बाइस्ड है, और Vt2 आपका फॉरवर्ड बाइस है। अब यानी कि Vt2 तैयार है आपको कि गेट पल्स मिले और हम शॉर्ट होकर के करंट कंडक्ट करवाएं। तो अब देखते हैं पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में अगर आए तो पाई प्लस अल्फा पे हमने क्या किया कि गेट पल्स दे दिया किसको? थायरिस्टर 2 को। तो पाई प्लस अल्फा पे जैसे ही गेट पल्स देंगे ये शॉर्ट हो जाएगा, Vt2 शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। Vt2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर से करंट इस डायरेक्शन, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जब ये साइकिल था तो भी करंट का डायरेक्शन यही था, ऊपर से, और जब नेगेटिव साइकिल है तो भी करंट का डायरेक्शन किधर से है? इधर से ही है, तो भी करंट का डायरेक्शन इधर से ही है। मतलब लोड से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। हम यही तो चाहते थे कि डीसी हो, रेक्टिफाई हो, मतलब लोड से करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो। तो पहले भी इसके थ्रू होता था इधर, अभी भी इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो लेकिन पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कोई आउटपुट करंट नहीं, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं। पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कोई आउटपुट करंट नहीं, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं। लेकिन अब पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? अगर हम यहां से निकालें तो ये हो जाएगा -V0 प्लस Vs इक्वल टू 0, यानी V आउटपुट इक्वल टू Vs। अब इसको भी लोग ये समझते हैं कि V आउटपुट इक्वल टू Vs का मतलब Vs तो ऐसा है भाई। अब Vs की पोलैरिटी को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पलट चुके हैं, इसलिए आप पोलैरिटी मत देखिए, आप वैल्यू देखिए। V आउटपुट कितना है? Vs के बराबर है, और Vs ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, 90, 120 जो भी है। तो V आउटपुट क्या है? पॉजिटिव है, मतलब V आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और यहां से जो भी वैल्यू इसको ये है, ये तो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। सिमिलरली करंट भी ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन का। अब जो V आउटपुट है वो तो Vs के बराबर हो गया, रेक्टिफिकेशन का काम हो गया। नेक्स्ट ये देखना है Vt2 भी आपको पता है 0 हो गया, Vt1 क्या होगा?
आइए देखते हैं कि इस पीरियड में VT1 क्या होगा। तो KVL लगाते हैं, तो VT1 प्लस V0 प्लस VS इक्वल टू 0, यानी VT1 इक्वल टू माइनस VO प्लस VS, और यानी माइनस 2VS। VT1 किसके बराबर है? माइनस 2VS के बराबर। जैसे ये आया था माइनस 2VS, वैसे VT1 भी आया, तो ये भी कुछ इस तरह से चला जाएगा। हो गया, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी है? -2V, ठीक है। तो ये आपको एक साइकिल का पूरा कहानी हो गया। अब जो चीज 2π से 2π प्लस अल्फा के बीच में होगी, वही 0 से अल्फा के बीच में भी होगा, है कि नहीं? एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं, ताकि अगर इस बीच में कुछ एडिट करना हो, मतलब 0 से अल्फा के बीच में, तो वो एडिट हो जाए। तो आइए नेक्स्ट लास्ट जो अपना केस, इसको आप नहीं भी कर सकते हैं लेकिन कर लेते हैं। 2π से 2π प्लस अल्फा के बीच में, तो 2π से 2π प्लस अल्फा के बीच में फिर वोल्टेज 0 हो गया, तो ये हम रख लेते हैं। और जो आपका 2π के बाद जो वोल्टेज है, इसकी भी पोलरिटी पलट गई, प्लस माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और फिर से एक बार हम करंट को 0 मानकर VT1 निकालें, तो सब कुछ सेम ही आएगा। VT1 माइनस VS इक्वल टू 0, यानी VT1 इक्वल टू VS। तो VS तो यहाँ पर पॉजिटिव ही है, और VT1 भी इक्वल टू VS, मतलब VT1 भी पॉजिटिव आया, लेकिन VS के बराबर 2VS नहीं। तो ये कुछ इस तरह से, जैसा यहाँ है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, V आउटपुट तो इस टाइम में 0 ही रहेगा, I आउटपुट भी 0 रहेगा। और VT2 अगर देखें, तो VT2 हो जाएगा आपको माइनस VT2 माइनस VS इक्वल टू 0, यानी VT2 इक्वल टू माइनस VS। तो जैसा यहाँ पर था वैसा ही, तो कोई चेंज नहीं है, जैसा ये है वैसा ही वहां भी है। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कैसे क्या होना है, ठीक है ना। ये होगा, फिर VT1 कंडक्ट करेगा और VT2 2VS। तो ये कंप्लीट आपको वर्किंग है सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड मिड पॉइंट रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसमें जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो सब वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, एवरेज वोल्टेज कहां से कहां निकालेंगे? अल्फा से पाई का होगा, आपको पता है इंटीग्रेट करना है। फिर एवरेज आउटपुट करंट आपको पता ही है, आरएमएस वैल्यू पता है, वो सब आप निकाल सकते हैं, इसलिए हम उसको करने नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन हम आपको ये जरूर देखना है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, और ये भी देखिए कि कहां से कहां तक कौन कंडक्ट कर रहा है। तो अगर देखें तो यहां से यहां तक में T1 कंडक्ट कर रहा है ना, T1 कंडक्ट्स, और यहां से यहां तक में T2 कंडक्ट्स, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करें तो दोनों का टर्न ऑफ टाइम सेम ही होगा। कितने देर के लिए ये रिवर्स बायस्ड है वो देखना पड़ेगा थायरिस्टर अपना। तो थायरिस्टर यहां से यहां तक रिवर्स बायस्ड है ना, T1, और ये है आपको पाई, और ये है आपको 2π। तो ये जो है ये है सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर थायरिस्टर 1, है ना। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक, ओमेगा TC1, सर्किट टर्न ऑफ टाइम 1। और इसका भी 0 से पाई तक है, तो इसका भी ओमेगा TC2 ये है, मतलब ओमेगा TC2 इक्वल टू पाई ओमेगा TC, मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम दोनों का क्या है? सेम है। बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब अगर R की जगह लोड अगर हमारा RL लोड हो तो क्या होगा? बहुत स्लाइट चेंजेस होंगे, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं RL लोड के लिए किस तरह से काम करेगा। RL लोड के लिए क्या होता है वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि RL लोड के लिए बेसिकली पॉइंट ये होता है कि जो करंट है वो एब्रप्टली तुरंत नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होता है, स्लोली इंक्रीज डिक्रीज होता है। और
वो हमने देखा है थोड़ा बहुत कि वोल्टेज जीरो भी हो जाए तो भी करंट फ्लो करता है, वही कुछ है इसमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले जीरो से अल्फा के बीच में, तो जीरो से अल्फा के बीच में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, जीरो से अल्फा के बीच में क्या होगा वो अभी कहना भी सही नहीं है, क्योंकि वो तो 2 पाई और 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में जो होगा वो होगा। लेकिन हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से अल्फा के बीच में आपका ये जो है ये फॉरवर्ड बायस रहता है, पॉजिटिव साइकिल है। ये जो है ये रिवर्स बायस्ड होता है। और उस समय अगर हम मान लें कि कोई करंट नहीं, जस्ट मान लें, बाद में पता चल जाएगा क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। मान लें कोई करंट नहीं है, तो जीरो से अल्फा के बीच में V आउटपुट जीरो हो जाएगा, I आउटपुट जीरो हो जाएगा, VT1 VS के जैसा चलेगा जो हम लोग देख चुके हैं, है ना। और VT2 माइनस VS होगा जैसा हम लोग देख चुके हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उस समय तो ऐसा ही है। अब आते हैं अल्फा पे फायर कर दिए और अल्फा से लेकर के पाई के बीच में देखते हैं। तो अल्फा पे फायरिंग की गई थायरिस्टर 1 की, तो थायरिस्टर 1 को फायर करेंगे, थायरिस्टर 1 शॉर्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। और ये तो आपका रिवर्स बायस्ड है तो ये ओपन है, और एक करंट इस तरह से I नॉट फ्लो होने लगा। और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग ये निकालें आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू, तो यहाँ से अगर चलें KVL लगाएं तो प्लस V नॉट माइनस VS इक्वल टू 0, यानी V नॉट इक्वल टू VS। तो जैसा V नॉट वैसा VS। लेकिन अब बात यहाँ से कुछ चेंज होगी, करंट की वैल्यू एक बैक ऐसा नहीं बढ़ेगी, है ना। करंट की वैल्यू स्लोली बढ़ेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर वो घटेगा कुछ इस तरह से। आप इसको और भी स्मूथ बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अल्फा से पाई के बीच में देख रहे हैं, तो करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अब VT1 तो जीरो है, VT2 क्या होगा, तो VT2 हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर देख लें इसको। तो यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस V नॉट माइनस VT2 माइनस VS इक्वल टू 0। तो V आउटपुट इक्वल टू माइनस 2 VS हो जाएगा, सॉरी VT2 इक्वल टू माइनस 2 VS हो जाएगा जैसा पहले था। तो ये कुछ वैसा ही चलेगा, माइनस 2 हो गया। अब कुछ केसेस इंटरेस्टिंग स्टार्ट होंगे पाई के बाद। अब आते हैं थर्ड केस, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। थर्ड केस पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। अब आइए देखिए जरा, जब हम लोग पाई से पाई प्लस अल्फा में क्रॉस करेंगे तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। ये केस थर्ड है, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी माइनस प्लस VT1, और सिमिलरली यहां पर भी माइनस प्लस। अब देखिए करंट ध्यान से समझिए, पाई के बाद करंट जीरो नहीं हुआ है और करंट एकाएक जीरो होता भी नहीं है, तो करंट अपने आप को कंटिन्यू रखेगा जब तक कि इसको या तो जीरो ना हो जाए या तो कहीं और से करंट ना मिल जाए। तो ये जो पाई पे जो करंट था ये एक बैक जीरो नहीं, ये अपने आप को कंटिन्यू रखेगा, इट विल कंटिन्यू इटसेल्फ, अपने आप को कंटिन्यू रखेगा। और कंटिन्यू करंट का डायरेक्शन भी सेम रहेगा और करंट का जो ये है मैग्नीट्यूड वो भी धीरे धीरे ये होगा। यानी कि पहले करंट इसके थ्रू हो रहा था, तो यानी कि पाई के बाद ये वोल्टेज तो पलट गया लेकिन करंट कंटिन्यू रहेगा। कारण क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो इंडक्टर में जो वोल्टेज है ये जबरदस्ती इसको इधर से चलाएगा, रुकेगा कब, जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी। खैर वो बात हो चुकी है। यानी कि VT1 पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में VT1 को जबरदस्ती ये शॉर्ट करके ही रखेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर से करंट एक बैक जीरो नहीं होगा। यानी कि VT1 इस पीरियड में ऐसे है, जो कि पहले वाले से चेंज है। पहले वाले में VT1 माइनस हो जाता था, है ना, इसी पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट रहेगा। ये भी चेंज होगा, देखेंगे आगे, लेकिन अभी तो यही लेके चल रहे हैं। तो ये आपने ये कर दिया, सही है, ये जीरो हो गया शॉर्ट में, ठीक है।
और करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब जरा देखना ये है कि वी आउटपुट का क्या होता है इस पीरियड में, किस पीरियड में, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। तो आइए देखते हैं वी आउटपुट को। तो यहां से केवीएल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, वी आउटपुट प्लस वी एस इक्वल टू 0, यानी वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी एस। यानी कि ये थोड़ा सा एक आपको अलग टाइप का आ रहा है, क्योंकि जब वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी एस का मतलब क्या है कि वी आउटपुट की जो वैल्यू है वो माइनस वी एस है, मतलब -30 कि नहीं, इसका पलटना नहीं। वी आउटपुट वी एस की वैल्यू अगर 30 है तो वी आउटपुट क्या है, वी आउटपुट की वैल्यू 30 है अपोजिट पोलैरिटी में। वीएस की वैल्यू सॉरी वीएस की वैल्यू 30 अगर है अपोजिट पोलैरिटी में तो वी आउटपुट कितना है, -30 है ना। मतलब ये पोलैरिटी चेंज है, ये माइनस प्लस ऐसा नहीं उल्टा है। खैर वो देखते हैं हम अभी। तो वी आउटपुट यानी कि निगेटिव हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये है इसमें कि जो लोड के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है ना, लोड के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो पलट गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ सकता है कि सर करंट का डायरेक्शन तो सेम है, करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन तो सेम है, तो पोलैरिटी कैसे पलट गई? क्योंकि देखो करंट का डायरेक्शन इधर से है तो रेजिस्टर का पोलैरिटी ऐसे होगा, लेकिन इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई। पहले जब इंडक्टर इंक्रीज हो रहा था तो इसकी पोलैरिटी ऐसे थी, करंट जब इंक्रीज हो, जब करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, और इसलिए रिजल्टेंट जो पोलैरिटी वोल्टेज की है वो क्या आ गई, इस पॉइंट के बाद ही रिजल्टेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। तो ये जो है तो वी आउटपुट इस जोन में आपका नेगेटिव है, करंट कंटिन्यू पॉजिटिव है, VT1 0 है, VT2 क्या है, पहले जरा VT2 को भी देख लें। इसमें अगर VT2 को देखें तो ये हो जाएगा -V0 माइनस VT2 प्लस Vs इक्वल टू 0, यानी कि देखिए इधर से अगर हम देखें VT2 को तो इधर से अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि जो V आउटपुट है, जो V आउटपुट है उसकी पोलैरिटी पलट चुकी है। पाई से पाई प्लस अल्फा में V आउटपुट की पोलैरिटी चेंज है, V आउटपुट वही नहीं रहा, है ना। यानी कि करते हैं उसको, देखिएगा जरा, इसी तरह से हम कर देंगे। VT2 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, VT2 इक्वल टू -V0 प्लस Vs होगा। ये VT2 इधर ले जाए। अब V आउटपुट क्या है, -Vs, V आउटपुट क्या है, -Vs, तो V आउटपुट जो -Vs है तो यहाँ पर -Vs पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Vs हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि VT2 2 टाइम्स, है ना, कुछ इस तरह से बढ़ेगा 2Vs, ये 2Vs के टर्म्स में बढ़ रहा है, हो गया। तो आपने और फॉरवर्ड बायस है ये तैयार है बिल्कुल थारिस्टर 2 कि हमको गेट पल्स दो कंडक्ट करेंगे, तो ये 2Vs से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच का तो ऐसा कहानी है। अब देखिए डिपेंड करता है R और L के वैल्यू पर, ये जो आउटपुट करंट है हो सकता है कहीं बीच में भी 0 हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोड से कंटिन्यूअस करंट फ्लो करे, लगातार करंट फ्लो करे, तो आप इसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि पाई प्लस अल्फा पे फिर से हम गेट पल्स देने वाले हैं, ठीक है। पाई प्लस अल्फा पे अगर हम गेट पल्स दे दें, पाई प्लस अल्फा पे अगर हम गेट पल्स दे दें तो क्या होगा, ये तो तैयारी है लेकर के इतना फॉरवर्ड वाइज, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये जैसे ही शॉर्ट होगा बस करंट का एक फ्लो इधर से होने लगेगा, इधर से करंट लेना बंद करके ये VT1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट केस, लास्ट केस देख लेते हैं इसका, जो है जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केस 4, जो कि है आपका पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई के बीच में। तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, जैसे आप पाई प्लस अल्फा पे गेट सप्लाई देंगे इधर से सप्लाई चालू हो जाएगा, इधर ये अपना ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और जरा देखते हैं अब इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले V आउटपुट चेक कर लेते हैं, नीचे वाले में घूम के, ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन कैसे नहीं कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -V0 प्लस Vs इक्वल टू 0,
यानी वी आउटपुट इक्वल टू वी एस। तो वी आउटपुट इक्वल टू वी एस मतलब पॉजिटिव, है ना। समझ में आ रही है बात? देखिए वी आउटपुट इक्वल टू वी एस मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, वी एस तो यहाँ निगेटिव है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में, लेकिन वी आउटपुट क्या है? वी एस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये यहां से ऐसे उठेगा, जो भी ये वैल्यू होगी उसका मिरर इमेज इधर बनेगा और उसके बाद फिर ये इस तरह से चलेगा। सही, ठीक है। और करंट फिर यहां से इंक्रीज होगा स्मूथली, है ना। ये घट गया था, फिर यहां से धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर ये चलता रहेगा। करंट कभी भी जीरो नहीं होगा इस तरह से। VT1, अब VT1 देखते हैं। VT1 इसके बाद VT1 का क्या होगा? आइए जरा इसमें घूमें, तो इसमें घूमेंगे तो ये हो जाएगा प्लस VT1 प्लस V0 प्लस VS इक्वल टू 0, यानी VT1 इक्वल टू माइनस V0 माइनस VS, और V0 किसके बराबर है? VS के बराबर, यानी माइनस 2VS। VT1 अब रिवर्स बाइस हो गया माइनस 2VS से, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कितना है? माइनस 2VM, करेक्ट हो गया। और VT2 तो इस पीरियड में क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये कहानी हो गई पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई के बीच में। अब लास्ट एक और कर ले ताकि हमको जीरो से अल्फा का पता चल जाए। 2 पाई से कहां तक? 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक, केस 5 लास्ट। 2 पाई से लेकर के, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जीरो से अल्फा का पता चल जाए, है ना। तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बाद, यानी कि इसके जस्ट बाद, तो बस बात वही है कि इसके बाद वोल्टेज तो फिर चेंज हो रहा है ना। लेकिन इंडक्टर का करंट देखिए यहीं पर ना, इंडक्टर का करंट अभी फिर क्या हुआ? जीरो तो हुआ नहीं, तो ये करंट को कंटिन्यू रखवाएगा इसी रास्ते में। ऐसे ही करंट क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, यानी VT2 तो इस पीरियड में इस तरह से रहेगा जीरो। ओके, अच्छा, लेकिन इस पीरियड में हम जरा, लेकिन अब देखिए ये 2 पाई के बाद ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए और यहाँ माइनस कीजिए। अब जरा V आउटपुट को देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस V आउटपुट माइनस VS इक्वल टू 0, यानी V आउटपुट इक्वल टू माइनस VS। तो फिर वही बात हो गई, ये फिर से थोड़ा सा ऐसे जाएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर है, अल्फा तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने देर के लिए इसको रखते हैं। हालांकि लोड से जो करंट है वो तो यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन टोटल जो वोल्टेज है वो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होता है। अब ये अल्फा तो आपके ऊपर है, आप कितना इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। और देखिए यही तो फायदा है फुल्ली कंट्रोल, मतलब क्या? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एवरेज वैल्यू क्या होगी? इसमें से इसको घटाएंगे वही एवरेज होगा। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एवरेज वोल्टेज कम मिलेगा, इसको घटाएंगे तो एवरेज वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अगर अल्फा को जीरो रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। खैर, तो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में वी आउट 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में वी आउटपुट की वैल्यू है माइनस VS के बराबर, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा? जीरो से अल्फा में भी क्या होगा? ये कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है ना। और करंट तो भाई धीरे धीरे घटेगा, यानी कि ये जो है ना, ये भी कुछ गड़बड़ है, ये कुछ इस तरह से, जो मैंने कहा भी था कि बाद में हम लोग इसको देखेंगे। VT1 आपको पता चल गया। अब 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में VT1 क्या होगा? 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में, तो जरा देखिए इसको, तो ये हो जाएगा प्लस VT1 प्लस V0 माइनस VS इक्वल टू 0, यानी VT1 इक्वल टू माइनस V0 प्लस VS, और V0 है माइनस VS यानी 2VS। तो VT1 2VS से जा रहा है, ठीक है ना। अपने आप को ये करने के लिए, क्या करने के लिए? फॉरवर्ड बायस है, यानी यहां पर भी ये क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। ये भी इसके बाद जीरो हो जाएगा और ये भी इसके बाद जीरो, ठीक है। और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में तो ये जीरो ही है। 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में ये क्या है?
शॉर्ट है ना, उसी तरह से ये भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, और उसके बाद फिर ये 2bs से ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कर्व बनेगा आपको आरएल का। देखिए बेसिकली क्या है कि आपको समझना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। आप अगर ये समझ जाएंगे तो केवीएल ही तो लगाए हैं बस, अलग अलग स्टेप में अलग अलग केस ले करके, और केवीएल लगा करके आप पूरा का पूरा वेवफॉर्म बना सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी चीजें सब वही है, इसमें एवरेज वोल्टेज यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का लेंगे। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम देखिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम इसके केस में कुछ कम होगा। BT1 में यहाँ पिछले केस में पाई था, अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ से यहाँ है, ये क्या है, ये है पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। पिछले केस में सर्किट टर्न ऑफ टाइम था पाई, यहाँ है पाई माइनस अल्फा, और इसका भी वही होगा अल्फा से पाई, तो पाई माइनस अल्फा इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट वाला है, ठीक है। अगले क्लास में लोग ब्रिज स्टेप देखेंगे, तो थोड़ा कॉस्टली है, कारण आपको पता चल गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और जो थायरिस्टर्स है उनका पीआई भी हमको सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू का डबल लेना पड़ेगा, तो कॉस्टली मेथड। हालांकि पूछता है एग्जाम में मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।